हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 31 जनवरी 2021 में जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उस वाले क्वेश्चन पेपर को, और हमने 15 क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस किया था। और आज हम आगे के अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सीडीपी वाले पोर्शन को, यानी कि सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था। आज हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि हमने 15 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं 16वें क्वेश्चन से और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों 16वां जो क्वेश्चन है वो है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को नामांकित करना। और ऑप्शन डी लास्ट है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो क्वेश्चन आपके सामने है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हम मूल्यांकन पद्धतियाँ यूज़ करते हैं अपनी क्लासरूम में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उनका क्या गोल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं तो ये कहता है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना जो है वो गोल होना चाहिए। तो अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखें और समझें तो ये जो ऑप्शन है वो आपको सही लग रहा होगा, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो बी को अगर हम देखें तो बी ऑप्शन कहता है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। अब ये ऑप्शन कहता है कि हम इसका जो गोल है ना, मूल्यांकन पद्धति का गोल या लक्ष्य जो है वो ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं ना उनको हम क्या कर सकें, उनकी पहचान कर सकें कि कौन जो है वो अधिक अंक लेकर आया है, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, प्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हम मूल्यांकन है वो करना, हमें ये करना चाहिए। तो क्या ये सही ऑप्शन लग रहा है आपको? तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को अंक के आधार पर ना ही तो बांट सकते हैं, ठीक है, और ना ही अंक के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में। इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो गोल तो नहीं है किसका, मूल्यांकन पद्धतियों का। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अब सी जो है उसे हम देखते हैं तो यहाँ पर भी बात की जा रही है कि विद्यार्थियों को नामांकित करना क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए किसका, मूल्यांकन पद्धति का, कि हम क्या करेंगे, उनको अंकित करेंगे, यानी कि उनको हम क्या करेंगे, अलग अलग या कहें विभाजित करेंगे, है ना, ये वर्गीकृत करेंगे। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमें इसका जो गोल है मूल्यांकन हम इसलिए नहीं करते ताकि हम बच्चों को नामांकित कर सकें या कहें कि अलग अलग कर सकें, है ना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, डी ऑप्शन देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये कहता है कि योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। अब ये तो अपने आप में ही नेगेटिव ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को उनकी योग्यता यानी कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, योग्यता है, एबिलिटी है, उसके बेस पे हम उनको विभाजित नहीं कर सकते अपनी क्लासरूम में, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है। और क्योंकि हम ऐसा मानते हैं अपनी क्लासरूम में कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, सभी के अंदर क्या होती है, अपनी अपनी योग्यता होती है, क्षमता होती है, और इसीलिए हम इसके आधार पर जो है वो विभाजन नहीं कर सकते क्लासरूम में, बच्चों के कहीं विभाजित या वर्गीकृत नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा ए है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य जो है वो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए।
और ये रियलिटी में आपके क्लासरूम में आप देखेंगे कि होता भी है कि आप मूल्यांकन इसीलिए करते हो ताकि आप उनकी ज़रूरतों का पता लगा सके, उसकी आवश्यकताओं को पहचान सके, ताकि आप उस पर फिर काम करें, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान को प्लान कर पाएँ और एक्टिविटी प्लान कर पाएँ, और जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं उनको आप क्या कर पाएँ, प्रिपेयर कर पाएँ अकॉर्डिंग टू उनकी नीड और उनकी आवश्यकता के अनुसार, है ना। सो इसीलिए यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ए ऑप्शन क्या कहता है, छात्रों में प्रत्याहार ऑब्लिक निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। ऑप्शन बी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन सी है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित ऑब्लिक निष्प्रेरित करेगी। और ऑप्शन डी लास्ट क्या है, अधिगम के लिए पाठ ऑब्लिक आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो आपके सामने क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को एक एक्टिविटी देती है, और जब बच्चे उस एक्टिविटी को कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। तो टीचर क्या फ़ैसला लेती है कि वो उन्हें क्या करेगी, संकेत यानी इशारे जैसे कि क्या, क्यों और कैसे जो है वो देगी, इशारों के माध्यम से बताएगी। ये फ़ैसला लेती है टीचर। अब ये जो टीचर का फ़ैसला है वो आपको बताने कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये जो अध्यापिका की ये जो योजना है कि वो क्या करेगी, इशारों के माध्यम से क्या, क्यों और कैसे जो है वो बताएगी। तो ये जो योजना है अध्यापिका की वो क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन जो है ए ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये कहता है कि ये छात्रों में प्रत्याहार ऑब्लिक निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। अगला हम देख लेते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, कि अगर वो बताएगी बच्चों को इशारों के माध्यम से तो ये उनके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा बच्चों के लिए, ऐसा भी ऑप्शन कहता है। चलिए सी भी देख लेते हैं कि अधिगम को बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित करेगी ऑब्लिक निष्प्रेरित करेगी। तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो ये लेव वाइगोत्स्की के जो थियरी आपने अगर पढ़ी है तो उससे आप रिलेट कर पा रहे हो कि ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है ना, लेव वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना डी ऑप्शन, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पाड़, है ना, और आपने इनकी अगर थियरी पढ़ी है तो पाड़ जो वर्ड है आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, क्योंकि वो जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चों को क्या टेम्पररी हेल्प दे रही है ना। टेम्पररी हेल्प यानी कि बच्चों को संकेत के माध्यम से क्या कर रही है, वो उनकी सहायता कर रही है। और इसको जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने क्या कहा है, अधिगम के लिए पाड़ कहा है, यानी कि ये क्या करेगी, तो ये बच्चों को अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करने वाली है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। और ऑप्शन डी है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक खेल क्रिया यानी कोई एक खेल हो रहा था, उसके दौरान एक लड़का है रोहन, ठीक है, उसको क्या लगी, चोट लगी, और चोट लगने पर रोहन जो है वो रोने लगा। जाहिर सी बात है किसी को भी चोट लगती है तो वो रोता है। अब जब उसके पापा ने ये देखा कि वो जो है वो रो रहा है तो उन्होंने क्या कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये बात उसके फादर ने कही जब चोट लगने पर वो रोहन जो है वो रोने लगा। अब ये जो पिता का यह जो कथन है आपको बताना है कि वो क्या करता है,
ठीक है। तो ऑप्शन जो आपके सामने ए है उसको हम देखें तो ये बोल रहा है कि ये जो है वो क्या कर रहा है, ये जो कथन है उनके पिता का कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, ये लैंगिक भेदभाव को कम करता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लड़का है रोहन और उनके पिता ने उन्हें कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है? नहीं, ये तो क्या कर रहा है, लैंगिक भेदभाव को बढ़ा रहा है ना। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भेदभाव किया कि इन्होंने लड़का को स्ट्रांग बता रहे हैं कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं और लड़कियाँ जो हैं वो रोती हैं। सो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, यानी ये जो कथन है ना इनके पापा का, ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो उल्टा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये जो कथन है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा नहीं देता बल्कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है ना। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी कहता है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो स्टीरियोटाइप है ना, स्टीरियोटाइप जो है उसको दर्शा रहा है कि पुराने टाइम से ये माना जा रहा है कि जो लड़के हैं वो क्या होते हैं, वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए उन्हें रोना नहीं चाहिए। ऐसा पुरानी धारणा एक बनी आ रही है, यानी एक रूढ़िवादिता है जो कि किस आधार पर है, लैंगिक आधार पर। लड़का और लड़की में है बेसिकली कि लड़के जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए, और लड़कियां जो होती हैं वो वीक होती हैं, इसीलिए वो रोती हैं किसी भी छोटी सी चीज़ पे, है ना। तो ये स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है जो कि इनके फादर का कथन है ना। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है, लेकिन डी ऑप्शन भी है, तो डी को देखेंगे हम पहले। तो डी क्या कहता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। लेकिन यहाँ पे ना जो स्टेटमेंट दी है इनके फादर ने, वो इसको चुनौती नहीं दे रहा है, ये दर्शा रहा है। चुनौती तब देता जब ये बोलते कि ये ऐसा नहीं कहते कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। ये बात जो इन्होंने कही ना कि लड़के रोते नहीं हैं, तो ये चुनौती नहीं दे रहा बल्कि ये दिखा रहा है कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है वो किस तरीके से चली आ रही है ना। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है उनके फादर की वो क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती है। चलिए मूव करते हैं 19वें क्वेश्चन पे। तो 19वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक प्रगतिशील कक्षा में डैश आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। और ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसी क्लासरूम जो कि क्या है, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, उसमें ऑप्शन है आपके सामने ए क्या कहता है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। यानी कि एक ऐसी क्लासरूम है जो क्या है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, ज्ञान की संरचना के लिए यानी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करने हैं, फैसिलिटी देनी है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है, प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है कि अगर क्लासरूम प्रोग्रेसिव है तो वहाँ हमको बच्चों को सीखने के लिए, या कहें कि जो ज्ञान है उसकी संरचना के लिए मौके देने चाहिए ना, प्रचुर मौके, अपॉर्चुनिटी जो है बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन हम आगे ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो कहता है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को उनके अंकों के आधार पर क्या कर रहे हैं, नामांकित कर रहे हैं, यानी कि विभाजित कर रहे हैं या कहें कि बांट रहे हैं, और ये चीज़ अपने आप में नेगेटिव है, हमें ये नहीं करना है अपनी क्लासरूम में। और ऑप्शन सी को देखते हैं तो सी बोलता है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, यानी कि एक ऐसे करिकुलम का या सिलेबस का यूज़ करना चाहिए जो कि क्या हो, अटल हो, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा सिलेबस हो, और उसको क्या करना चाहिए, एक टीचर को फॉलो करना चाहिए। कौन सी क्लासरूम में, प्रगतिशील क्लासरूम में। तो ये चीज़ भी नेगेटिव है कि एक ऐसा सिलेबस जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, और क्लासरूम आपकी प्रोग्रेसिव है, तो ये कहीं ना कहीं यूज़फुल नहीं होगा। हमें ऐसा सिलेबस लेना है जो कि फ्लेक्सिबल हो, है ना, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग या बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकें।
सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन डी को देखते हैं। तो डी कहता है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना। तो ये भी अपने आप में नेगेटिव है, हमें कंपटीशन जो है वो बच्चों में नहीं कराना है, पॉजिटिव कंपटीशन करवाना होता है। और ये चीज़ जो है ये भी यहाँ पर क्या, क्योंकि बल देने की बात की गई है, ये ऑप्शन जो है वो भी गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करेक्ट आंसर है ए, जिसमें कहा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, तभी वो जो क्लासरूम होगी वो मीनिंगफुल होगी, बच्चे जो होंगे वो सीख पाएंगे चीज़ों को और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन जो है वो कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश को दर्शाता है। ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रथागत, ऑप्शन बी कहता है अमूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन सी कहता है प्रथा पूर्व, और ऑप्शन डी कहता है प्रथागत। तो क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने कोहलबर्ग की जो थियरी है मोरल डेवलपमेंट की उसको पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे कि जो कोहलबर्ग हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ लेवल बताए हैं और उन लेवल के अंदर स्टेजेस बताए हैं। सो इसमें आपको बताना है कि किसी कार्य को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। और ये जो बात कही है इन्होंने, ये पूछा जा रहा है कि नैतिक विकास के डैश चरण है, किस चरण को दर्शाता है। तो अगर आपने इनकी थियरी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसे हम बोलते हैं प्रथागत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। ऑप्शन बी है परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। और ऑप्शन सी क्या कहता है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन डी कहता है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी जो है वो सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन है वो आप जो है वो सोशलाइजेशन से है, यानी कि बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में आपको बताना है, यानी कि एक बच्चे के सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि निम्न में से नीचे जो दिए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है वो सही है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि समकक्षी यानी हमारे जो पीयर्स होते हैं वो सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार जो है वो सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। अब अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जो सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिकरण होता है, उसमें मुख्य रूप से 2 कारक जो हैं वो शामिल होते हैं। पहला हमारा होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक, और इसको हम बोलते हैं द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक में अगर आपने पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि कौन कौन होता है। तो हम बोलते हैं जो हमारा घर होता है, यानी कि जो हमारा परिवार होता है वो क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। और जो हमारे जो पड़ोसी होते हैं, है ना, हमारे पड़ोसी हो गए, पीयर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, द्वितीयक कारक होते हैं। समकक्षी जो होते हैं वो द्वितीयक कारक होते हैं ना। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को यहाँ पर देख रहे तो यहाँ कहा क्या है, क्या कि समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार जो है सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। तो ये तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया कि समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है, जो कि गलत है, और परिवार जो है वो द्वितीय कारक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि परिवार जो है वो प्राथमिक कारक है और जो समकक्षी यानी जो पीयर हैं वो क्या है, हमारे द्वितीय कारक होते हैं सोशलाइजेशन के, सामाजिकरण के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। चलिए बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो बी में क्या कहा गया है, ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पर कि
परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो अगर आपने देखा कि अभी हमने देखा कि परिवार जो है वो तो प्राथमिक कारक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, द्वितीय कारक है, तो ये ऑप्शन भी अपने आप में गलत है। सी को देख लेते हैं। सी बोलता है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ये ऑप्शन अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो विद्यालय है वो सामाजिकरण का क्या है, द्वितीय कारक होता है और प्राथमिक कौन होता है, परिवार होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन हम डी को भी देखेंगे। डी क्या कह रहा है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो ये गलत है, क्योंकि विद्यालय जो है वो द्वितीय कारक है, ना कि प्राथमिक कारक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि जो विद्यालय है वो सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन कहता है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो जोर देता है कि ऑप्शन ए बोलता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन बी कहता है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती है। ऑप्शन सी कहता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। ऑप्शन डी लास्ट कहता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो आपके सामने क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा है तो आप इसका आंसर जानते हैं और आप बहुत ही जल्दी बता भी पाएंगे कि जो सबसे पहले आप ये बताएं कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसको देने वाले कौन हैं। तो आप सभी जानते हैं। तो 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो 22वां क्वेश्चन कहता है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए कहता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन बी कहता है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। ऑप्शन सी कहता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। और लास्ट ऑप्शन डी कहता है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन है आपके सामने 22वां और आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी है, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ा है, तो उसमें आपने एक सिद्धांत ये भी पढ़ा होगा जिसमें हम बात करते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे देने वाले कौन हैं बताइए। इसको देने वाले हैं गार्डनर, यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और आपसे पूछा गया है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो जोर देता है, किस पर जोर देता है, कि ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ये बात हमें सही लग रही है क्योंकि गार्डनर ने यही बताया है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी हमें देखने हैं। तो बी को हम देखते हैं, तो बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। क्या इस पर जोर देता है बहुबुद्धि का सिद्धांत कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती। तो आपने अगर इस थ्योरी को पढ़ा है तो आपने इसमें देखा हो कि गार्डनर ने ऐसा नहीं कहा। गार्डनर ने बल्कि ये कहा है कि इसमें क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं सी ऑप्शन पर। अगर हम देखें सी ऑप्शन क्या कहता है, बुद्धि लब्धि यानी जो IQ है केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि हम और अलग जो हैं उनका भी यूज़ करते हैं, केवल हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लेते हैं ना। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास डी देख लेते हैं कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में आयाम में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी एक एस्पेक्ट जो है वो क्या करता है, बुद्धि का एक एस्पेक्ट जो है वो सभी एस्पेक्ट को क्या करता है, निर्धारित करता है। क्या इस पर जोर देता है बहुबुद्धि का सिद्धांत? तो हम देखेंगे कि ये भी ऑप्शन जो है हमारा वो गलत हो जाता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर, कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो 22वें का आंसर हो जाएगा वो
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23वां क्वेश्चन है हमारे सामने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अगर आपने पियाजे की थियोरी पढ़ी है तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे पाएंगे। ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ऑप्शन बी कहता है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ऑप्शन सी कहता है अमूर्त सोच का विकास और ऑप्शन डी कहता है विचार ऑब्लिक सोच में केंद्रीकरण। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पियाजे ने सिद्धांत दिया है, यानी कि जीन पियाजे जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और आप सभी ने पढ़ा भी होगा। और इन्होंने बेसिकली इस थियोरी में बताई क्या है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से आपसे एक अवस्था के बारे में पूछा है, वो है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है। पियाजे ने जो अपनी थियोरी में प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई है उसमें इन्होंने पूछा है कि विकास का मुख्य गुण क्या होता है, यानी जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है डेवलपमेंट का, किसमें? प्री ऑपरेशनल में। तो वो फीचर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए को अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए कहता है कि इस स्टेज की जो गुण है, मुख्य गुण है, वो क्या है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच है। और ऑप्शन बी जो है वो क्या कह रहा है कि इस स्टेज में जो है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता जो है वो गुण इस स्टेज की है। और ऑप्शन सी कहता है अमूर्त सोच का विकास जो है वो विशेषता है या मुख्य गुण है इस स्टेज की। और ऑप्शन डी कहता है सोच ऑब्लिक विचार में केंद्रीकरण जो है वो गुण है इसका। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। तो दोस्तों अगर आपने इस स्टेज के बारे में पढ़ा है तो आप भली भांति जानते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें ना ही तो हम क्या कर पाते हैं, परिकल्पना कर पाते हैं, और ना ही निगमनात्मक सोच जो है वो हमारे अंदर आती है, कहीं कि बच्चे में डेवलप हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेज होती है वो हमारी होती है 2 से 7 साल की, है ना। तो 2 से 7 साल की जो स्टेज होती है उसमें ये चीज़ जो है वो नहीं आती है, यानी कि ये गुण बच्चे में नहीं होता। तो ये तो इसका गुण हुआ ही नहीं स्टेज का, तो ए ऑप्शन गलत है। बी में को अगर हम देखें तो बी भी गलत है, क्योंकि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता जो है वो हमारी आती है, जो हमारा संक्रियात्मक जो स्टेज होती है उसमें ये आता है ना। तो ये भी इसकी क्या है, मुख्य गुण तो ये नहीं है। तो यहाँ पे बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन बचा। अब हम चलते हैं सी देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन कहता है अमूर्त सोच का विकास। तो अमूर्त सोच का विकास होता नहीं है, क्योंकि ये किस में होता है, ये जाकर होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल में, है ना। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। बचा हमारे पास डी। तो डी बोलता है विचार एवं सोच में केंद्रीकरण। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों क्योंकि फ्रेंड्स इस स्टेज में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें हम सभी जानते हैं कि जो बच्चा है उसमें ईगोसेंट्रिज्म जो है वो पाया जाता है, यानी कि बच्चा जो होता है वो सोच में केंद्रीकृत होता है। वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को सोच पाता है, अलग अलग एस्पेक्ट को नहीं सोच पाता है ना। सो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो इसका मुख्य गुण होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कहता है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, और ऑप्शन बी है विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन सी है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, और ऑप्शन डी है यहाँ पर विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा 24th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कि विकास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है।
तो अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है कि विकास जो है वो केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ हमारे चाइल्डहुड में होता है ना, क्योंकि जो विकास है वो तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। जब से हमारा बच्चा जो है गर्भ में आता है तब से विकास की जो प्रोसेस होती है वो शुरू होती है, और जब तक जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो चलता रहता है। तो यहाँ पर बात की गई केवल बाल्यावस्था में के दौरान ही विकास होता है, तो ये ऑप्शन अपने आप में ही गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन को देख लेते हैं कि विकास जो है वो बहुआयामी होता है। तो ये ऑप्शन जो है, अगर आपने डेवलपमेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से करा है तो आप बता पाएंगे कि जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर बी जो है वो आंसर हो सकता है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया कि विकास की दर जो है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपने पढ़ी है विकास के सिद्धांतों को तो एक आपने सुना होगा या पढ़ा है कि जो विकास की दर है वो क्या होती है, भिन्न होती है ना। विकास की जो दर है वो प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक संस्कृति में क्या होती है, भिन्न होती है। लेकिन जो विकास की जो दर है वो भिन्न होती है, लेकिन जो स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, उसमें क्या होती है, समानता होती है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या कहा गया कि सभी के लिए समान होती है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन में कहा गया है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, तो ये तो अपने आप में गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि केवल जो स्कूल में अधिगम हो रहा है उसी से डेवलपमेंट होता है ना, क्योंकि डेवलपमेंट तो हर जगह होता है ना, सिर्फ स्कूल में नहीं होता है ना। सो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास जो है वो क्या है, बहुआयामी होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं 25th क्वेश्चन पे। तो जो हमारा 25 क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। 25वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। यानी जो लेव वाइगोस्की हैं उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वो अधिगम की प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है ऑप्शन बी है संतुलीकरण, और सी बोलता है सांस्कृतिक उपकरणों, और डी बोलता है गुणारोपण। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन वो 25वें का सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपने लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि जो वाइगोस्की हैं इन्होंने एक थियोरी दी है जिसमें हम पढ़ते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो बेसिकली हम जानते हैं। और इसमें इन्होंने बताया क्या है कि इसमें इन्होंने जो जोर दिया है वो किसके महत्व पर दिया है। तो आप जो देख पाएंगे कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपने इस सिद्धांत में किसके बारे में बात की है, तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 26 क्वेश्चन पर। तो दोस्तों कुछ जो क्वेश्चंस हैं ना वो सीधे थियरी से लिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे, अगर आपने उसको थियरी को पढ़ा है तो आप ऑप्शन को देखकर तुरंत ही क्या कर पाओगे, टिक कर पाओगे। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। तो 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। अब जीन पियाजे आ गए। जीन पियाजे का इन्होंने कौन सी थियरी दी है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने इनकी थियरी को पढ़ा है तो आपने इसे ज़रूर ही पढ़ा होगा कि इन्होंने अपनी थियरी में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, बी ऑप्शन है स्कीमा या ऑब्लिक मनोबद्ध, और ऑप्शन सी है आपके सामने मनोवैज्ञानिक उपकरणों, और डी है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर जो है वो बताना है।
तो दोस्तों इनकी थियरी में इन्होंने बेसिकली जो बात की है इसके लिए संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए, तो आपने अगर पढ़ा है ना तो आप देखते ही टिक करोगे कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कि इन्होंने इसको क्या कहा है, स्कीमा कहा है, जो कि क्या है, एक संज्ञानात्मक संरचना है। ठीक है, तो चलते हैं 27 क्वेश्चन पर। तो 27th जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन कहता है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। ऑप्शन बी कहता है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ऑप्शन सी कहता है प्रदर्शन ऑब्लिक अभिमुखी लक्ष्यों। और ऑप्शन डी कहता है अविभेदी समरूपी निर्देशों। तो क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक समावेशी कक्षा में यानी एक इंक्लूसिव क्लासरूम में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन में से कोई एक आपको चूज़ करना है जिस पर क्या जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए को हम देखते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। अब बात कर रहे हैं हम इंक्लूसिव क्लासरूम की और शब्द यहाँ पर दे दिया अलगाव, तो यह अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी कक्षा जो होती है वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, ना कि छात्रों के अलगाव की। और यहाँ पर बात की जा रही है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलग करने की, तो ये अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो समावेशी कक्षा होती है इसमें हम क्या करते हैं, एक ही छत के नीचे समाज के प्रत्येक तबके के जो छात्र होते हैं उनको क्या करते हैं, हम समान रूप से क्या करते हैं, शिक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर जो बात की गई है क्या उनको अलग करने की, तो ये क्या है, इसके अपोजिट है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखें तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। अब ये जो ऑप्शन है ना ये पॉजिटिव है और हमें करेक्ट लग रहा है कि इसका ये आंसर जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। हाँ, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, इस पर जोर होना चाहिए, ताकि जो प्रत्येक बच्चा है अपने सामर्थ्य को पहचान कर क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंग आगे जो है वो बढ़ सके, है ना। तो ये बात जो है वो सही लग रही है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी देखने हैं। सी बोलता है प्रदर्शन या अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना चाहिए, तो यहाँ पर प्रदर्शन पर जोर देने की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं, डी क्या कहता है कि अभिभेदी समरूपी निर्देशों, यानी कि एक जैसे जो है वो हमें क्या करना है, निर्देशों जो हैं उन पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन डी तो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समावेशी क्लासरूम है उनमें हम क्या करेंगे, एक जैसे निर्देश तो नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं क्लासरूम में, तो हमें उनके नीड को देखते हुए क्या करने होंगे, निर्देश देने होंगे, ताकि वो मिलजुल के क्या कर सकते हैं, जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें। तो डी तो होगा नहीं। सी में कहा गया है कि जो प्रदर्शन है ना, प्रदर्शन लक्ष्यों पर क्या करने, जोर देने पर बात की गई। लेकिन इन दो को अगर हम देखें ना, सी और बी में, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना दोस्तों यहाँ पर बी है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर क्या होना चाहिए, जोर होना चाहिए एक समावेशी कक्षा में। ठीक है, तो बी और सी दोनों ही लग रहे हैं आंसर, लेकिन जो बेस्ट है ना वो बी ऑप्शन है। ठीक है, तो 27वें का बी जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 28 क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। यानी कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया है उसके अनुसार नीचे जो शब्दावली दी गई है उनमें से कौन सा जो है वो सही है, उपयुक्त है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। ऑप्शन बी कहता है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। सी बोलता है मंदित छात्र और डी बोलता है विकलांग छात्र। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सी शब्दावली जो है वो उपयुक्त है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार।
तो दोस्तों जो 28वां क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आपने इस अधिनियम के बारे में पढ़ा है तो आपने ये भी सुना होगा कि इसके लिए जो शब्दावली यूज़ की जा रही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये जो शब्दावली है वो जो है वो यूज़ की गई है, उपयुक्त मानी गई है किसके लिए? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो भी हमारे दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए। ठीक है, सो जो ए हो गया वो। चलिए देखते हैं 29 जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया। तो 29 क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है मूर्त, अमूर्त, संवेदिक। ऑप्शन बी कहता है अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। और ऑप्शन सी कहता है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। और ऑप्शन डी लास्ट कहता है अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। तो क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो विकास है ना वो जन्म से किशोर अवस्था तक जो बच्चे में विकास है वो किस क्रम में होता है। तो ऑप्शन ए को जब हम देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि पहले क्या होती है, सबसे पहले मूर्त डेवलपमेंट होता है, यानी कि मूर्त विकास होता है, देन अमूर्त और देन सांवेदिक। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है, आपने पियाजे की थियोरी में भी देखा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे संवेग होते हैं, संवेद जो होते हैं यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं या कहें जो हमारे सेंसेस होते हैं, उनको डेवलपमेंट जो होता है वो पहले होता है। उसके बाद मूर्त विकास होता है, देन अमूर्त विकास होता है ना। तो इसीलिए जो सबसे पहला आना चाहिए वो आना चाहिए सांवेदिक, यानी सबसे पहले हमारे क्या होते हैं डेवलप विकास जो होते हैं बच्चे के, वो जन्म से किशोर अवस्था की अगर क्रम में देखें तो सबसे पहले जो होता है वो सांवेदिक विकास होता है, तब मूर्त होता है और फिर अमूर्त होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में सबसे पहले जो सांवेदिक है वो दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले क्या होता है हमारा सांवेदिक विकास होता है, तब उसके बाद मूर्त होता है और फिर अमूर्त होता है। तो सी जो है वो 29वें क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब मूव करते हैं 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन क्या है, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। ऑप्शन बी है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। और ऑप्शन डी है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं होती हैं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, उसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड जो है उसके रूप में हमें देखना चाहिए किसको, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की है ना वो की गई है किसकी, योग्यता आधारित समूह बनाने की। और हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए जिसमें ये जो पॉइंट है मैंने उसे नेगेटिव कहा है, क्योंकि हमें अपनी क्लासरूम में बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है क्या व्यक्तिगत भिन्नता। अब ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम सी ऑप्शन और डी को भी देख लेते हैं एक बार। सी बोलता है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, यानी कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं प्रगतिशील कक्षा में ये क्या हैं, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डालेंगी। इस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें बैरियर का काम करती है, बाधा का काम करती है, बल्कि ये तो यूज़फुल होती है और हमारे क्लासरूम जो है उसको और इफ़ेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ये कहता है कि अध्यापक के
पक्ष पर असफलता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या कह रहा है कि जो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ना, उसको अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण देखा जाना चाहिए, है ना। ऐसा होता भी है क्योंकि अगर आप अपनी क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे को देखते हैं, जो अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है ना, उनकी जो मदर टंग है वो अलग अलग है, तो उनके पास वर्ड भी अलग अलग होंगे और बहुत सारे वर्ड होंगे, है ना। तो उसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी क्लासरूम में, किसके लिए, अलग अलग टास्क को करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण जो है वो होता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है वो बी है। सो आज हमारे 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।